जो करने वाले हैं, ये चर्चा है कि शोध संस्कार किसे कहते हैं, इस पर थोड़ी सी बात आज आपके साथ होगी। शोध संस्कार एक जरूरी अवयव है, रिसर्च मेथडोलॉजी का एक जरूरी हिस्सा है, और जो हमें ये बताता है कि वो ये कौन से मानसिक और बौद्धिक गुण हैं जो शोध में प्रेरणा का काम करते हैं, वो कौन से अवयव हैं जिन्हें ध्यान में रखकर शोध किया जाना चाहिए। या और सरल शब्दों में कहें तो जब फ्रांसिस बेकन भविष्य निर्माण की बात करता है तो वो क्या सोच रहा होता है, दरअसल उसके दिमाग में क्या बातें चल रही होती हैं। भविष्य निर्माण के चिंतन के प्रसंग में बेकन ने जो आत्मनिरीक्षण की एक बात कही है, उसे भी हम लोग आज अपने इस विषय को से जोड़ेंगे। देखिए, शोध एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है। उच्च शिक्षा शोध केंद्रित होनी चाहिए, उच्च शिक्षा में शोध का चिंतन होना चाहिए, अध्ययन विश्लेषण और मनन की क्षमता वाले अपने शोधार्थी होना चाहिए, शोध का अनुशासन होना चाहिए। शोध के जो सोपान आप जानते हैं, समस्या को जानना, समस्या का निर्धारण करना, सीमाओं का विश्लेषण करना, प्रमाणन करना आदि आदि। आप शोध की अनेक पद्धतियों को जानते हैं, निगमन और आगमन आदि पद्धतियां। इन पद्धतियों से अपने रिसर्च टॉपिक को बेहतर तरीके से जानना, बाद में गुणात्मक परिमाण में अपने शोध की गुणवत्ता का परीक्षण करना, उसको मौलिकता से केंद्रित, मौलिकता युक्त बनाकर शोध को छात्रोपयोगी, समाजोपयोगी और राष्ट्रोपयोगी बनाना। और ऐसा बनाने के लिए सैद्धांतिक शोध भी करना, प्रायोगिक शोध भी करना, क्रियात्मक शोध भी करना, सर्वेक्षणात्मक शोध भी करना, ये जो दस्तावेजी शोध भी करना, मननात्मक शोध भी करना, आख्यानात्मक शोध भी करना, व्याख्यानात्मक शोध करना, मूल्यांकन परक शोध करना आदि आदि। ऐसे बहुत सारे प्रकल्पों से हम काम करते। हम शोध के दौरान यह भी चिंता करते हैं कि अपने शोधार्थियों की, अपने जो हमारा शोध का टारगेट इलाका है, वहां की क्या कुछ दुर्बलताएं तो नहीं है। इसलिए हम एक प्रारंभिक रूपरेखा बनाते हैं, प्रबंध संक्षेप बनाते हैं, सामग्री संकलन करते हैं, नोट लिखते हैं, रिसर्च को तैयार करते हैं आदि आदि। इस पूरे विषय पर आज चर्चा नहीं। आज जिस खंड पर चर्चा होनी है, ऐसी दो चर्चाएं करना चाहता था। एक चर्चा शोध संस्कार पर और दूसरी चर्चा शोध अनुशासन। ऐसे दो विषयों पर आपके साथ चर्चा करूंगा। हम सब जानते हैं कि रिसर्च कोई ऐसा हायर एजुकेशन की ठेकेदारी नहीं है। शोध मनुष्य की एक सहज वृत्ति है, मौलिक वृत्ति है। समय के साथ साथ पिछले हजारों साल में, लाखों साल में इसका विकास हुआ है, विस्तार हुआ है। यानी कि अन्वेषण मनुष्य की सामान्य वृत्ति है। आप अपने गांव में देखते होंगे, हमारे जो ग्रामीण जन हैं, हमारे ग्रामीण जनों ने अपनी सुविधा के लिए जितने भी उद्यम खोजे बनाए, चाहे वो सूत से रस्सी बनाना ही क्यों ना हो, लकड़ी से चारपाई बनाना ही क्यों ना हो, चाहे वो सीढ़ी बनाना क्यों ना हो, मेड़ बनाना क्यों ना हो। मेड़ बनी तो नहीं मिली थी ना। ये कहीं ना कहीं सोचा, और सोचने के पहले क्या सोचा कि किस लिए सोच रहे हैं, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। ऐसे लक्ष्य को केंद्र में रखकर इस दुनिया का स्वभाव रहा है अन्वेषण वृत्ति। इस दुनिया का स्वभाव रहा है समस्याओं को हल की चेष्टा करना। अब समस्याएं दो तरह की। एक समस्या ये कि जो दिखती है साहब उसका हल आइए निकालते, व्यवहारिक शोध है यह। एक ऐसा शोध का प्रकल्प है कि हम समस्या को कल्पित करते हैं कि इस समस्या का आइए हल निकालते हैं। आओ, हमारे यहां हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, हम समस्या की कल्पना करते हैं, फिर उस कल्पित समस्या के लिए थ्योरम गढ़ते हैं, चीजों का अनुसंधान करते हैं, और जो हमने सोचा है हम सर्टिफाई करते हैं कि सही है या नहीं है।
अब ये बहुत सहज गतिविधि है। आपने मैथिली शरण गुप्त का नाम सुना होगा। मैथिली शरण जब कहते हैं कि अनुसंधान तो वृत्ति है साहब, इसलिए आइए बैठते हैं, समस्या तय करते हैं, निर्धारित करते हैं, जरूरत पड़ने पर रिसर्च करते हैं। गुप्त जी की वो पंक्ति नहीं भूलनी चाहिए जब गुप्त जी कहते हैं, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या सभी। आइए बैठते हैं ना, समस्या का निदान ढूंढते हैं। निदान दो तरीके का, व्यवहारिक निदान भी ढूंढते हैं और सैद्धांतिक निदान भी ढूंढते हैं। आप देखिए कि मनुष्य होने के नाते प्रकृति के निगूढ़ रहस्यों को किसी ने तो खोजा ना। किसी ने पहली बार देखा होगा ना कि नदी कहीं बुलबुले से निकलती है। नदी का उद्गम बुलबुल बुलबुल करता हुआ बुलबुला है, और ये बुलबुला बनता है, फूटता है, बनता है, फूटता है। अलग अलग लोगों ने इसे अलग तरीके से देखा। खेत में काम करने वाले ने देखा तो कहा कि पानी बुदबुदा रहा है, मतलब अब नदी का उत्स होने वाला है। इसी बात को कबीर ने देखा तो कहा कि साहब ये तो बुलबुले जैसा है, जीवन ही ऐसा है साहब, बह जाएगा क्या, बुलबुले की तरह फूट जाएगा क्या। अब देखिए तरीके हैं, कोई विज्ञान का विद्यार्थी, कोई कला का विद्यार्थी, उसी बात को देखकर अलग अलग प्रकार के मन में विचार आते हैं। पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा पर भात। अब एक विचार ये है उसी बुदबुदे का, एक विचार है जलधारा और एक विचार है उन बुदों से एनर्जी कन्वर्जन का आइडिया। आजकल नया विचार यही है, उन बुदबुदों से निकलने वाली ऊर्जा का संकलन करेंगे, जल एक तरफ बह जाएगा, जल का संचय करेंगे, विद्युत बनाएंगे, आदि आदि। प्रकृति के रहस्यों के अनुसंधान का एक लंबा क्रम, गंभीर सत्यों की खोज का एक लंबा क्रम हम न जाने कितने वर्षों से देखते चले आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यह शोध वृत्ति नैसर्गिक है, सहज है, और ऐसा करते रहने वाले लोग हैं हम। सवाल यह है कि यह तो एक बात है कि हम ऐसे शोधार्थी स्वाभाविक रूप में होते हैं। अब इस शोधार्थीपन को हम धार कैसे दे दें, तीक्ष्णता कैसे दें। गांव के कृषक के जैसे शोधार्थी हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए रिसर्च साइंटिस्ट जैसे शोधार्थी हो, अमेरिका के कैलिफोर्निया के कृषि अनुसंधान केंद्र में काम करने वाले विद्यार्थी या प्राध्यापक के नाते शोध करने वाले हों, और या फिर इनसे अलग हटकर घाघ और भट्टरी जो इस देश के महान कृषि वैज्ञानिक रहे, ऐसे घाघ और भट्टरी की कहावतों का निर्माण करने वाले शोधार्थी हों। अब ये विकल्प अपना, इन विकल्पों में कोई विकल्प कमजोर नहीं है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन से बौद्धिक गुण हैं, वो कौन से मानसिक गुण हैं जिन गुणों के आधार पर हमें अपने शोध संस्कारों का निर्माण करना चाहिए। ऐसी एक चर्चा आपसे करना। इस चर्चा के पहले एक महान विद्वान फ्रांसिस बेकन का नाम स्मरण करना जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि फ्रांसिस बेकन ने इस शोध संस्कार पर एक लंबा आख्यान दिया, लंबी बातें लिखी, लंबा चिंतन किया, और जो निर्णय निकाला है वो हमारे काम का है। इसलिए हम फ्रांसिस बेकन का बार बार चर्चा करें। फ्रांसिस बेकन कहता है कि समस्त शोध वृत्तियों के केंद्र में, शोध उपक्रमों के केंद्र में, शोध व्यापारों के केंद्र में, शोध संस्कारों के केंद्र में आत्मनिरीक्षण की बात होनी चाहिए। आत्मनिरीक्षण का प्रभाव संस्कार और स्वभाव होना चाहिए। और ये आत्मनिरीक्षण से होना क्या है? सत्य का अनुसंधान, सत्य चिंतन करने के लिए आत्मनिरीक्षण का भावबोध होना जरूरी है। ऐसा एक क्षेत्र खोला फ्रांसिस बेकन। हम उस क्षेत्र की बहुत बात तो नहीं करेंगे, लेकिन उसे ध्यान में रखकर अनुसंधाता में जो शोध संस्कार या जो शोध गुण होने चाहिए, उन गुणों की थोड़ी सी चर्चा आपके साथ जरूर करेंगे। ऐसा इसलिए कि हम सब शोधार्थी हैं, शोध कर रहे हैं, शोध कराने वाले लोग हैं। ऐसे में एक अनुसंधाता में आखिर कौन से गुण होने चाहिए, उसका शोध संस्कार कैसे बनना चाहिए,
अब इस पर एक लंबी रिसर्च खुद लोगों ने की, ये खुद एक रिसर्च का टॉपिक है, जहां पर अनुसंधाता में गुण के खोजने की भी रिसर्च लोगों ने, एजुकेशन वाले लोग ये काम करते हैं। अब चूंकि रिसर्च के टाइप अलग, रिसर्च के क्षेत्र अलग, रिसर्च के विषय अलग, ऐसे में बहुत सारे गुण मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं। हम सामाजिक विज्ञान के लोगों की दृष्टि से अगर चिंता करें तो आज सामाजिक विज्ञान के शोधों के शोधार्थी में, अनुसंधाता में क्या बात होनी चाहिए। यद्यपि यह नहीं समझना चाहिए कि विज्ञान में वो नहीं होगा, कॉमन बातें हैं, सामाजिक विज्ञान में भी होनी है, विज्ञान में भी होनी है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में अधिक दक्षता और कुशलता से होनी है। ऐसी चर्चा आपके साथ करता हूं। इस चर्चा के पहले एक और दार्शनिक का नाम ले लूं जिसका नाम E.A. इबोट है। जैसे फ्रांसिस बेकन, ऐसे E.A. इबोट, हम लोग इबोट को भी कोट करेंगे, इबोट की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्हीं दो लोगों ने इस पर ज्यादा काम किया है। इसलिए इन दो की दृष्टि से, एक आत्मनिरीक्षण की बात करने वाला, दूसरा प्रकृति और मनोवृत्तियों के निरीक्षण की बात करने वाले, ऐसे दो इन दार्शनिकों की चिंता, चर्चा दोनों हम करेंगे। E.A. इबोट है और F.L. व्हाइटनी है, बल्कि व्हाइटनी की भी चर्चा करेंगे। ऐसे तीन लोगों की चर्चा मान लीजिए करेंगे, और इस चर्चा से जो निर्णय निकलने वाले हैं वो निर्णय आपके साथ शेयर करना आज का यही व्याख्यान के केंद्र में था। देखिए, कोई भी शोध, आप सब शोध करने वाले हैं, करेंगे, कराएंगे, कोई भी शोध सत्यान्वेषण के लिए होता है, यह बात मन में बैठा लेनी चाहिए। झूठ के अनुसंधान के लिए शोध नहीं होते, सत्य के अनुसंधान के लिए शोध होते। आप कोई झूठी परिकल्पना गढ़ ले, आप कहें कि मोबाइल सोने का बना है, आओ परीक्षण करते हैं, रिसर्च होगा ये? यानी कि जब आप एज्यूम करते हैं, किसी परिकल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, तो कोई सही चीज की अनुमानता सही, कम से कम 80% उसमें सही हो, बचे 20 के लिए आप अनुसंधान कर ले। शोध कार्य, शोध समस्या का चयन इस प्रकार से नहीं किया जाता कि किसी झूठ को केंद्रित कर हम शोध करने लगे। सामाजिक विज्ञान में तो कतई नहीं, विज्ञान में तो चलो एक बार चल जाएगा, हो सकता है गलत इंफॉर्मेशन से गलत चीज निकल के आ रही हो। हम मदार का पेड़ लगाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, और हम लोग ये मानते हैं कि वो मदार के पेड़ की जड़ में सोना हो जाता है। जब वो 100 साल 50 साल का पेड़ हो जाता है तो उसमें सोना मिल जाता है, बड़ी अच्छी बात है। अब इस काल्पनिक परिकल्पना को हो सकता है विज्ञान का आदमी इस पर शोध करने की कोई चेष्टा करे, परंतु हमारे गांव में है, मानते हैं कि सोना कहीं हम गाड़ देते हैं तो वो सोना चल के दूसरी जगह पहुंच जाता है, उसमें चलने का स्वभाव होता है, ऐसा मानते। और ऐसा मानते क्यों है? क्योंकि कोई मरने वाला बता देता है कि हम फलानी खेत में गाड़े हैं, वहां नहीं मिलता, तो हम कहते हैं कि धन चलायमान है, कहीं और चला गया होगा, नष्ट नहीं हुआ होगा, कहीं और चला गया होगा, ऐसी प्राणवत्ता मानने की बात कर। अब विज्ञान के लिए ये कल्पनाएं, ये परिकल्पना बहुत सहज नहीं। भाव ये है कि हम जब भी शोध वृत्ति या शोध कार्य करने के में अग्रसर होते हैं, उत्तम अनुसंधाता बनने के लिए अग्रसर होते हैं, तो हमें समस्याओं के खोजने, समस्याओं के निर्धारण के पहले सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी। वस्तुनिष्ठ सत्यों को तलाशने का स्वभाव बनने वाला होगा। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है रिसर्च स्कॉलर। अनुसंधाता होने की पहली शर्त सत्यान्वेषण की प्रकृति, सत्यान्वेषण का स्वभाव। अब सत्य कैसे पकड़ में आएगा? सत्य को पकड़ने के लिए आप कुछ मेरिट बनानी पड़ेगी, नहीं तो सत्य तो कभी आपकी पकड़ में ही नहीं आएगा। आप जानते हैं कि ऐसा सच है, हम जानते तो हैं कि आत्मा परमात्मा एक है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने कह दिया है। अब हम ये जानते हैं, इस पर जब हम रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे? तो फिर कैसे इस निर्णय पर पहुंचेंगे? हमने अपने देश के विद्वानों को सुना कि वो कहते हैं कि साहब संसार में दुख है, संसार में कष्ट है, संसार में पीड़ा है, और लेकिन ये पीड़ा है, ये भी सही है, लेकिन उतना ही सही है कि इस पीड़ा से मुक्ति का भी मार्ग है।
अब आपने तय किया कि हम साहब ये चूंकि विद्वानों ने कहा है कि मुक्ति का मार्ग है तो हम मुक्ति के मार्ग की तलाश करें। ठीक बात है, कतई बुरा नहीं है, लेकिन इस मार्ग के तलाश के लिए कुछ मेरिट तय करनी होंगी ना, सत्यान्वेषण के लिए कुछ योग्यताएं विकसित करनी होंगी। वो कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, ये 3-4 बातें, 4-5 बातें आपके साथ करता हूं। उद्देश्य क्या है? सत्यान्वेषण। सत्यान्वेषण की सिद्धि के लिए मार्ग कौन सा चुने? आप किसी चौराहे पर खड़े हो जाएं और आपका कोई गंतव्य हो तो किसी से पूछेंगे ना, कुछ योजना बनाएंगे ना कि 100 रास्तों में किस रास्ते पर चलना चाहिए। 360 रास्ते जाते हैं कहीं से, तो किसी रास्ते पर किसी पूर्वानुमान से चलेंगे कि धुप्पल में चल देंगे, जिधर मन करेगा उधर ही चल देंगे। पहले 1 में जाएंगे, फिर कोण 2 में जाएंगे, फिर कोण 3 में, ऐसे जिंदगी भर 360 अंश कोणों को खोजते रहेंगे। ऐसा तो नहीं करते हम अनुमान करते हैं, अनुमान के पीछे कुछ बुद्धि लगाते हैं, इसी को हम तर्क बुद्धि कहते हैं, लॉजिक कहते हैं। लॉजिक, तर्क बुद्धि, अनुमान से, तर्क से हम चीजों को खोजने का प्रयत्न करते हैं। सामाजिक विज्ञानों की दृष्टि से अगर कहें, जैसे हमारे यहां मान लीजिए ये कहा, मैं भी कह ही रहा था कि सब विद्वानों ने कहा कि संसार में दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा कि उस दुख से निकलने का मार्ग है। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये सम्यक मार्ग है। बाद के लोगों ने, संतों ने कहा कि नहीं साहब, सम्यक मार्ग के अलावा भगवान के नाम का कीर्तन भी एक मार्ग है। देखिए, एक तरीका कहने का, और कहा नहीं, जीवन जी के दिखाया। केवल कहा नहीं, जीवन जी के पूरे समाज को दिखाया कि साहब ये देखिए। भगवान बुद्ध के बाद शंकराचार्य ने बुद्ध की कही गई बातों के आलोक में ही कहा कि ये सब सही है, दुख निदान है, लेकिन यह निदान वो नहीं है जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं। तो फिर क्या है? ज्ञान वो निदान है, लॉजिक वो निदान है, बुद्धि वो निदान है, अपनी आत्मा को जानना वो निदान है। अब लीजिए, एक रिसर्च थी। शंकराचार्य कालपी में अपने केरल में बैठे थे। कुछ लोग पहुंचे, कहने लगे साहब आप तो बड़े विद्वान हैं, आप तो पुरुष हैं। आप तो पुरुष माने जो स्वयं सब जानते। ऐसे में आप कहते हैं कि संसार के दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग है? कौन सा मार्ग है ये बता सकते हैं क्या? अब देखिए, रिसर्च स्कॉलर कैसे बताता है, ज्ञानी कैसे बताता है, अपने अनुभवों से, अपने प्रेक्षणों से और तर्क से। शंकराचार्य ने कहा, पूछा किसी ने, अपार संसार समुद्र मध्य, पूछा शंकराचार्य से एक विद्वान ने, संभव कुमारिल भट्ट ही रहा हो। पूछा, कहा ये बताइए, क्या बताइए? अपार संसार समुद्र मध्य असमंजतो में शरणम किमस्ति। सवाल पूछा कुमारिल भट्ट ने, कहा कि संसार तो बहुत बड़ा है। कहा हाँ बड़ा। कहा संसार समुद्र रूप है? कहा हाँ है। कहा ऐसे संसार में कष्टों से मुक्ति का कोई मार्ग है क्या? अपार संसार समुद्र मध्य सम्मंजतो में शरणम किमस्ति। क्या शरण है, कोई मार्ग हो तो बताओ। शंकराचार्य ने कहा हाँ मेरा अपना मार्ग है। कहा आपका अपना मार्ग है, भगवान बुद्ध का अपना मार्ग है, तो कुमारिल भट्ट का अपना भी मार्ग है, संतों का अपना मार्ग है। अब देखिए, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सब मार्गों का चरम एक है। शंकराचार्य ने जो उत्तर बताया, कहा गुरौ कृपालौ कृपया वदयित अविश्वैष पादाम्बुज दीर्घ नौका। अब देखिए लॉजिक कैसे देते हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग को मानने वाले हैं। ज्ञान मार्ग को मानने वाले शंकराचार्य ने कहा कि समुद्र के बीच में जैसे कोई नौका मिल जाए, भगवान की भक्ति वैसी नौका है। अब ये एक निर्णय है, हम इस निर्णय का विस्तार नहीं करना चाहते, लेकिन इस निर्णय के पीछे के तर्क और चिंतन को समझने की कोशिश हमें जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी अनुसंधाता का पहला स्वभाव और संस्कार होना चाहिए कि सत्य के अनुसंधान के लिए उसे तर्क बुद्धि बनानी पड़ेगी। तर्क बुद्धि अपने मानदंडों से बनती है। हम आपको बता दें कि आप इस तर्क से काम करिए, आप करेंगे? हम अपने मानदंड खुद तय करते हैं, मानदंडों की रचना करते हैं, मानदंडों को तय करते हैं। मानदंड माने
जिन आधारों पर हम सोचने वाले हैं, कुछ स्थापनाएं मानेंगे कि नहीं? आपने जीवन पर काम करना शुरू किया तो कुछ मानेंगे कि जीवन क्षणभंगुर है कि नहीं, जीवन 100 साल तक ही चलेगा, कुछ तो मानेंगे ना। आप विद्वानों को छोड़ दीजिए, विद्वानों का सहारा लेकर भी मानेंगे। हम मान लीजिए एजुकेशन का विद्यार्थी है, उसने तय किया कि हम जीवन पर काम करने वाले हैं, तो फिर कुछ एज्यूम करोगे? जीवन 50 साल का है, 100 साल का है, 100 साल का है, 150 साल का है, कोई योजना, कुछ प्री एजम्पशन करके चलेंगे? हमारा एजम्पशन बिल्कुल सीधा है कि साहब जीवन छोटा है, पता नहीं आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, हमें नहीं मालूम। ऐसे एज्यूम करके हम आगे बढ़ते हैं और इस एजम्पशन के लिए हमको एक लॉजिक जानना पड़ता है, एक तर्क बुद्धि होनी पड़ती है। और इस तर्क बुद्धि, ये तर्क बुद्धि ऐसी नहीं कि यहां कोई आदमी बैठा है और हमने बता दिया कि साहब ये मानकर क्यों नहीं करते, नहीं। तर्क बुद्धि के पीछे कार्य कारण बोध होना जरूरी है। हम तर्क बुद्धि से जिस अनुसंधान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, यह तर्क बुद्धि कार्य कारण जन्य होना चाहिए, दूसरों की बताई नहीं। कार्य कारण क्या होता है? जैसे हम यहां चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए आप 30 लोग बैठे, हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं। अब इस चर्चा का कोई कारण है ना, हम हंसते हैं, हम बोलते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, कोई कारण होता है ना। ऐसा लॉजिकल कारण होना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में कारण नहीं रहता, ऐसे लोग जो कार्य कारण की श्रृंखला से दूर हो जाते हैं, हम उन्हें गड़बड़ लोग मानते हैं, हम सोचते हैं कि वो गड़बड़ा गए हैं, समाज यही मानता है। ऐसा कार्य कारण जन्य तर्क बुद्धि अनुसंधाता की प्राथमिक शर्त होनी चाहिए। कार्य कारण संबंध, अंग अंगी संबंध, इसी को हम अंग अंगी संबंध कहते हैं, या हम प्रोसीजरल निर्णय कहते हैं। हम इन्हीं के आधार पर तार्किक चिंतन करके निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। ये निष्कर्ष तर्क बुद्धि जन्य होते हैं, कल्पना जन्य होते हैं, चिंतन जन्य होते हैं। यह अनिवार्य है अनुसंधाता के लिए, चाहे साहित्य हो, चाहे दर्शन हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे मनोविज्ञान। अनुसंधाता की 5 बातों की चर्चा आज हम लोगों को करनी है। 5 बातें अनुसंधाता में होनी ही चाहिए। पहली बात कौन? तर्क बुद्धि, लॉजिक। और दूसरी बात कौन सी होनी चाहिए? बौद्धिक ईमानदारी होनी चाहिए। ये बौद्धिक ईमानदारी क्यों? चोर नहीं होना चाहिए, प्लेगरिज्म का आदमी नहीं हमें होना चाहिए, बौद्धिक ईमानदारी होनी जरूरी है। बौद्धिक ईमानदारी मान हमें जो ठीक लगे, जो हमें लॉजिकल लगे, या और दूसरे शब्दों में इसी बौद्धिक ईमानदारी को हम खुला मन कहते हैं। हमने आपसे कोई चीज ली तो हम नीचे नोट करेंगे कि साहब ये फलाने से साभार, उसको अपना नहीं बना के लिख लेंगे। यह है बौद्धिक ईमानदारी, यह है खुला मन। या किसी दूसरे की प्रामाणिक बातों को प्रामाणिकता की मोहर के साथ स्वीकार करना। लेकिन आज का रिसर्च ऐसा नहीं है, मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं है। आज हम जो रिसर्च कर रहे हैं इस देश में, पिछले 70 सालों में जो रिसर्च ह्यूमैनिटीज में हो रहा है, वो हुआ है वो बायस्ड रिसर्च। बायस्ड रिसर्च कैसे? हमने जिद कर ली कि साहब हम ये निर्णय निकाल के मानेंगे, उसके लिए कौवा, कबूतर, तीतर, बटेर सब एक को बराबर मान लेंगे, सबको पक्षी मान लेंगे और फिर कौवे के आधार पर हम निर्णय निकाल देंगे। ऐसा जिद वाली रिसर्च इस देश में 75 साल में हुई है और इसीलिए नई शिक्षा नीति लानी पड़ी। आप जानते हैं कि इस देश में इतिहास में जो रिसर्च हुई, साहित्य में जो रिसर्च हुई, वो रिसर्च नहीं है, कार्य कारण पर आधारित नहीं है, पसंद नापसंद पर आधारित रिसर्च है। हमने एक सबसे सड़े हुए व्यक्ति को उठा लिया जो इस देश को तोड़ने की बात करता है, इस देश को नष्ट करने की बात करता है, इस देश को पतित बताता है। इस देश में जितनी कमियां और बुराइयां हो सकती हैं वो सब उसके साहित्य में विद्यमान है। अब उसे प्रामाणिक और रूपक मानकर हमने रिसर्च करना शुरू किया, तो क्या निर्णय निकालो? ये बौद्धिक ईमानदारी है? सोचना जरा अपने मन से, ऐसी ईमानदारी होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं, हम में से बहुत सारे लोगों ने पिछले 70 सालों में अजीब अजीब निर्णय के लिए हमने रिसर्च की। हमने रिसर्च की कि लंका और भारत के बीच कोई पुल हो ही नहीं सकता, नहीं बना। और फिर हमने कोट करना किसे शुरू किया?
जो अजीब अजीब निर्णय लिख रहा है उसे हमने कोट करके यह सिद्ध करने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है। इस देश की संस्कृति, इस देश के साहित्य, इस देश की सभ्यता के लिए हमने ऐसे ऐसे लोगों के रेफरेंस देने शुरू किए जो ये बता रहे हैं कि यहां तो साहब जंगली रहते थे, निर्णय नहीं होना चाहिए। तुमको हिरण खाना पसंद है तो तुम अपने शोध में अंत में यह निर्णय दोगे कि हिरण खाने से अमृत तो मिलता है। लेकिन ऐसी रिसर्चें हुई हैं इस देश में। अब यह अतिवाद सब तरफ है, यह अतिवाद सब तरफ। गोस्वामी तुलसीदास ने राम कथा लिखी और अंत में लिखा कि साहब ये कथा है, देखिए ये भी अतिवाद है। जो यह कथा सब सुनाही सुनावे, क्या लिखा कि जो ये कथा सबको सुनाएगा उसका ये मंगल हो जाएगा। अब ये भी एक प्रकार का अतिवाद है। एक प्रकार का अतिवाद ये भी है कि एक कुछ रिसर्चर्स का एक ग्रुप कहता है कि ये तो साहब सब झूठे नाम है, ऐसा तो कोई काम इस देश में हुआ ही नहीं है। हम कहते हैं कि नालंदा था, तक्षशिला था, कुछ रिसर्चर कहते हैं कि ये मिथक है, था ही नहीं, मिथक है। ऐसे ऐसी चीजें ऐसे ऐसे, और कोट किसे करते हैं? अंग्रेजों के लेखों को, अंग्रेजों के ग्रंथों को कोट करते हैं और उस कोट के बाद ये निर्णय, यह खुलापन होना चाहिए रिसर्च। ये मुझे जोर देकर आपसे कहना था, आप सब बंधुओं से मुझे ये कहना है कि ऐसा खुलापन होना चाहिए। बंद मन नहीं, अपने निर्णयों को थोपने के लिए रिसर्च नहीं कर रहे, अपने को जस्टिफाई करने के लिए रिसर्चर्स की जरूरत इस देश को नहीं है। दुर्भाग्य से हम 70 साल ऐसे लोगों को भोगते रहे, ऐसे भोगे हुए यथार्थ की जगह अब ईमानदारी से तथ्यों को ग्रहण करने वाले लोगों की आवश्यकता है। और ऐसे ही रिसर्च करने वाले लोगों ने रिसर्च को अविश्वसनीय बना दिया। और ऐसे लोगों ने कहा, ऐसे ही लोगों ने अविश्वसनीय शोध के निर्णय खड़े किए। कैसे माने हम? अपनी जिद को रचने के लिए तुमने रिसर्च के निर्णय खड़े कर दिए और समाज से कहते हो कि साहब ये रिसर्च के निर्णय है, इनको मानते क्यों नहीं हो? समाज ऐसे निर्णयों को स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि समाज ये जानता है कि ये प्रतिबद्धताओं वाले निर्णय हैं, ये बंद मन वाले निर्णय हैं, ये बौद्धिक ईमानदारी वाले निर्णय नहीं हैं, कलुषित निर्णय हैं। और हमें क्या करना चाहिए? अकलुषित निर्णयों की तरफ बढ़ना है, अप्रतिबद्ध निर्णयों की तरफ बढ़ना है, अवर्जनीय निर्णयों की तरफ बढ़ना है, बौद्धिक खुले मन की तरफ बढ़ना है। ऐसी शोध वृत्ति हमें विद्यार्थियों में विकसित करना। सच तो यह है कि ऐसा व्यक्ति शोध का ही अधिकारी नहीं है, लेकिन हमने ऐसे व्यक्तियों के शोधों को कोट करना शुरू किया। कहा इन व्यक्तियों ने अजब अजब निर्णय निकाले। कहा हिमालय में कौन रहते हैं? आप लोग तो पहाड़ के हैं। कुछ ऐसे ऐसे कवि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे शोधार्थी निकले कि उन्होंने कहा कि हिमालय में रहने की पहली शर्त शराब पीना है। लीजिए, रिसर्च है। शराब ठीक है, हो सकता है लोग शराब पीते हों, शैलेंद्र जी बैठे तो नहीं है, हो सकता है लोग पी लेते हों, लेकिन इससे यह निर्णय निकला कि वहां शराब पीना जीवन की अनिवार्य शर्त है। अब लिखा लोगों ने, लिखा ही नहीं, बड़ी यश और प्रसिद्धि भी प्राप्त की। कहा कि मैं हिमालय गया तो 4-5 बातें मैंने देखा। क्या देखा? आप देखिए, निर्णय देखिए। अमल धवल गिरि के शिखरों पर, अब निर्णय दे रहा है लेखक। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, मोती जैसे उसके शीतल शीतल तुहीन कणों को। क्या देखा? ये तो देखा ही, लेकिन उसके अलावा ये भी देखा, भोजपत्रों पर बैठे हुए लोगों को देखा, शराब पीते हुए लोगों को देखा। ये निर्णय, और फिर निर्णय क्या निकाला कि ये जीवन की सामान्य शर्तें हैं। क्या ऐसा शोध ठीक है? हमारे शोधार्थियों को पूर्वाग्रह मुक्त होना पड़ेगा। यहां से हिमालय जाओ
तो ये मानकर नहीं जाओ कि वहां ये बातें होती हैं, पूर्वाग्रह मुक्त होकर शोध करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहां ऐसे अतिवादी हैं, और ये अतिवादी केरल से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं, जो निर्णय पहले ही निकाल लेते हैं। इसीलिए मैं इन्हें रिसर्चर नहीं कहता, इनकी जिद को रिसर्च कहता हूं। इन्होंने समाज के सब क्षेत्रों में ये जिद पाल रखी है, रिसर्च में भी जिद पाल रखी है कि हम यही निर्णय देंगे। क्या करोगे तुम? 500 किताबों का नाम देंगे और अपनी जिद का ही निर्णय दे देंगे। रचना भी ऐसे ही रचेंगे, अपनी जिद की रचना रचेंगे, अपनी जिद की आलोचना करेंगे। सच यह है कि अपनी जिद को मूर्त रूप देने के लिए कविता रचेंगे, निबंध रचेंगे, कहानी रचेंगे, शोध करेंगे, ग्रंथ रचेंगे, भाषण देंगे। उद्देश्य क्या है? जिद को मूर्तवत्ता देना। गजब। इसलिए मैं कहता हूं ये सच्चे शोधार्थी होने का लक्षण नहीं है। यह जिद चाहे कैसी भी क्यों ना हो, यह जिद का अतिवाद नहीं होना चाहिए। भारत पराधीन हो गया, जब पराधीन हो गया तो लोगों ने कहा कि साहब यहाँ तो पराधीनता है, गरीबी है, भूख है, बेकारी है, नंगापन है, बीमारी है, गरीबी है, जहालत है, भुखमरी है। यही भारत का सच है। न जाने कितनी रिसर्चें ऐसी आई। अब जब ऐसी रिसर्चें आई तो फिर एक दूसरा अतिवाद भी विकसित होने लगा। वो कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया के सब लोग भारत आते हैं शरण मांगने। अब ये भी अतिवाद है, ये रिसर्च है, ये भी अतिवाद है। एक दूसरा अतिवाद, एक अतिवाद के काटने के लिए दूसरा अतिवाद, और इन्हीं अतिवादों के द्वंद्व में हमारा साहित्य चलता रहा, किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा। एक ने कहा गरीबी है, भुखमरी है, बीमारी है, जहालत है, मैला आंचल का आप सबने नाम सुना होगा। दूसरे ने कहा नहीं, ये झूठ है, अपना देश तो ऐसा है कि साहब जिनको कहीं ठौर नहीं मिलता वो यहां ठौर मांगने आते हैं। अच्छा, बात दोनों सही है, लेकिन क्या ये शोध के निर्णय तक सही है? क्या निर्णय की कीमत तक? जरा विचार करके देखिए। अब जब बार बार गरीबी, बेकारी, भूख, जहालत सुनते सुनते मन भर गया तो दूसरा अतिवादी खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अरुणो यह मधुमय देश हमारा। अब जवाब दे रहे हैं। अब अतिवाद का जवाब तो अतिवाद होगा ना। अरुणो यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंचो अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अब लीजिए अतिवाद का जवाब सुनिए। लघु सूर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर किए मुंह, समझो नीड़ निज प्यारा। अरुणो यह मधुमय देश हमारा। अब लीजिए, एक अतिवाद को काटने के लिए हमने दूसरा अतिवाद खड़ा कर दिया। क्या यह शोध है? क्या इन आधारों पर शोध किया जाना चाहिए? आपको नहीं लगता है कि ये दोनों पूर्वाग्रहग्रस्तता है, दोनों में शोध के लक्षण नहीं है, दोनों में शोध की मेरिट नहीं है? तो तार्किक शोध भी है। साहित्य में एक शोधकर्ता है, हमारे आचार्य शुक्ल जी ने बड़ी टिप्पणी की है। शुक्ल जी सूरदास से बड़े नाराज है। कहते हैं कि सूरदास के यहाँ गजब है, बीच में झाड़ी है, झाड़ी के उस तरफ राधा है, इधर कृष्ण है, और उधर राधा बेहोश होकर गिर जाती है। हाथ भी बढ़ा दे तो झाड़ी के उस पार पहुंच जाएगा, लेकिन नहीं, बेहोश होकर गिर जाएगी। अब शुक्ल जी कहते हैं कि यह अतिवादी व्याख्या है, इस पर जब कोई शोधार्थी काम करेगा तो क्या निर्णय निकाले? बड़े नाराज होते हैं, और इतने नाराज होते हैं कि बहुत बाद में कवियों को इस बात को ठीक करना पड़ता है, और तार्किक बातें कहनी पड़ती हैं। ऐसी तार्किक बातें पद्माकर आदि कवियों ने कही हैं, कहना पड़ा। शुक्ल जी जब टिप्पणी करते हैं, उन टिप्पणियों के जवाब के लिए, मुझे नाम ही विस्मरण नहीं आ रहा, उद्धव शतक लिखा है। उद्धव शतक लिखने वाले कवि को यह बताना पड़ा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो लिख दिया होगा शुक्ल जी जिससे नाराज हैं, वो
अतिवाद हो सकता है, एकांगी हो सकता है, वैसा नहीं सोचा जाना चाहिए। बल्कि पत्र जाता है, उद्धव जाते हैं तो गोपियां बिल्कुल तार्किक व्यवहार करती हैं। अब ऐसे तर्क को लिखा, पत्र पहुंचा तो कुछ छोटी गोपियां हैं, कुछ बड़ी गोपियां हैं, पत्र पढ़ नहीं पा रही तो क्या करें? उझा की पद कंजने कयंजनी पे पेख पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहनो सबे लगी। अब लीजिए कितनी तार्किक बात। एक तरफ झाड़ी के उस तरफ राधा है और दूसरी तरफ पत्र गया है, तो गोपियां झांक कर देखना चाहती हैं और स्वाभाविक रूप में पूछना चाहती हैं कि हमको भी कुछ लिखा है क्या, हमको कुछ लिखा है क्या, हमको भी कुछ लिखा है क्या। यह तार्किक निष्पत्ति जब कविता में नहीं होती, साहित्य में नहीं होता, शोध में नहीं होता, तो उसे हम उत्तम शोध, उत्तम काव्य, उत्तम साहित्य नहीं मानते। इस बौद्धिक ईमानदारी के लिए पूर्वाग्रह मुक्त होना जरूरी है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने कसम खाई, क्या कसम खाई? कि हम तो साहब ऐसा ही सौंदर्य का चित्रण करेंगे जो श्रम की बूंद के रूप में दिखता हो। अब लीजिए, तो केदारनाथ जी को पढ़ना बंद कर दिया लोगों ने। पूर्वाग्रह पाल लोगे तो तुम्हें कैसे कोई पढ़ेगा। हरीश जी रत्नाकर याद आ गया है। हरीश जी, रत्नाकर जी याद आ गए हैं, धन्यवाद आपको। केदारनाथ जी ने कहा कि पसीने की बूंदों से ही सुख मिलता है। अब ये जिद है ना, अब केवल तुम उसी को सौंदर्य मानोगे तो पढ़ना बंद कर दिया। तब जब जीवन का अंतिम क्षण आया केदारनाथ जी का, तो उनको ढर्रा बदलना पड़ा। क्यों? बौद्धिक ईमानदारी रखनी पड़ेगी ना भाई, तर्क बुद्धि तो रखना पड़ेगा ना। बांदा में रहते थे, मेरा भी बांदा घर है चित्रकूट, तो बांदा में केन नदी बहती है। केन नदी के किनारे जाते हैं तो पहले कहते थे कि पत्थर हटाने वाले हाथों में ही मुझे सौंदर्य देखना है और देखना ही नहीं है। तो लोगों ने छोड़ दिया जब उनको, तो चौथेपन में केदारनाथ को समझ में आया कि नहीं साहब, सौंदर्य उसी में है जिसमें सबको देखना है, सबको दिखता है। जबरदस्ती का सौंदर्य ठीक नहीं होता। अब यह बौद्धिक ईमानदारी होनी चाहिए कि नहीं? केदारनाथ श्रम सौंदर्य की कविता लिखते लिखते, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने श्रम सौंदर्य की कविता लिखते लिखते, बकरी पत्ती खाने के लिए खड़ी है तो ही अच्छी लगेगी, वो बकरी जंगल में चरेगी तो क्यों नहीं अच्छी लगेगी, हम घास पत्ती तोड़कर बकरी को खिलाएंगे तो क्यों नहीं अच्छी लगेगी, बकरी दोनों पैरों पर खड़ी होके। ये ऐसा अतिवाद जब आने लगा तो लोगों को धीरे धीरे पूर्वाग्रह मुक्तता की तरफ जाना पड़ा। मैं केदारनाथ जी का संदर्भ दे रहा था। केदारनाथ जी को लिखना पड़ा कि साहब मैं केन नदी के किनारे गया तो अभी तक कहते थे पत्थर बहुत बड़ा है, महिलाएं पत्थर तोड़ रही हैं, लोग बालू निकाल रहे हैं, इसी में सौंदर्य है। लेकिन अंत में उनको कहना पड़ा कि साहब नहीं, बिना कुछ किए भी सौंदर्य है। आज नदी बिल्कुल उदास थी। एक शाम गए, कहा नहीं साहब सौंदर्य का दूसरा रूप दे। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी पर, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव वापस घर आया। अब लीजिए, ऐसे पूर्वाग्रह का परित्याग करके तर्कपूर्ण शोध की तरफ बढ़ने का स्वभाव हमारे विद्यार्थियों को होना चाहिए। और इतना साहस भी होना चाहिए कि वो कहें कि केदारनाथ की जिद है, वो कहें कि ये नागार्जुन की जिद है, हम इसको खंडित करते हैं। लेकिन नहीं, शोध कराने वाले ने कहा कि खबरनाथ केदारनाथ को कुछ कहे, तुलसी को जो कहना हो कह लेना, पर अगर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कुछ कह दिए तो पीएचडी अवार्ड नहीं होने देंगे। किरण जी बहुत सर हिला रही हैं, किरण जी का साहित्य विषय है क्या? तो ऐसी जिद जब साहित्य में होगी तो क्या होगा आप कल्पना करिए। ऐसी कल्पना भयावह कल्पना है। इसीलिए बेकन जैसे विद्वानों ने कुछ मेरिट तय किया।
इसीलिए ये एबोट जैसे विद्वानों ने, एफएल व्हाइटनी जैसे विद्वानों ने कुछ मेरिट तय किया, कहा साहब ये होना चाहिए, ये नहीं होगा तो पूर्वाग्रह बन जाएगी कविता। कविता पूर्वाग्रह नहीं होती। कविता सुख भी देती है, कविता दुख भी देती है, लेकिन कविता समन्वय भी करती है। न केवल दुख ही सौंदर्य है, न केवल सुख ही सौंदर्य है, बल्कि दुख और सुख का समन्वय सौंदर्य है। यह शोधकर्ता की विशेषता होनी चाहिए। बिहारी ने बड़ा शानदार निर्णय दिया, कहा कि साहब शोधकर्ता को ऐसा होना चाहिए जैसे गर्मी का समय होता है, शोधकर्ता को गर्मी के समय की तरह होना चाहिए। क्यों? कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ। क्यों? शोध कैसा है? शोध चाहे शेर करे, चाहे सांप करे, चाहे मृग करे, चाहे बाघ करे, एक दूसरे को खा नहीं जाएंगे। गर्मी का यही चरित्र है ना। बिहारी ने कहा कि गर्मी पड़ती है तो क्या होता है? कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ। मोर भी आता है, तालाब के किनारे मृग भी रहता है, बाघ भी रहते हैं। ऐसी ही गर्मी शोधार्थी की भी विशेषता होनी चाहिए। समन्वय का मार्ग, सबको देखने का और खुली आंखों से देखने का स्वभाव शोधकर्ता को विकसित करना पड़ेगा। बारिश आती है तो बारिश प्रलय ही लेकर नहीं आती। कौन कहता है ऐसा? कोई शोधार्थी अगर ये निष्कर्ष निकाल दे तो कैसा निष्कर्ष होगा आप बताइए? कोई शोधार्थी ये निकाले कि बारिश प्रलय लेकर आती है, कोई शोधार्थी ये निकाले कि बारिश केवल भूमि का उपजाऊपन ही लेकर आती है। दोनों एकांगी निर्णय है। बारिश और भी काम करती है ना। बारिश पीड़ा भी देती है, बारिश सुख भी करती है, बारिश मन में भाव भी पैदा करती है। दूर जदुराई सेनापति सुखदाई देखो, बारिश और भी काम करती है। दूर जदुराई सेनापति सुखदाई देखो, अवाई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतिया। धीर जल धर की सुनत धीर धर की, है दर की सुहागिन की छोह भरी छतियां। ये भी काम बारिश करती है। इसलिए बारिश को केवल इस रूप में देखने वाले लोग कैसा रिजल्ट देंगे? इसीलिए बेकन ने बहुत जोर देकर कहा पूर्वाग्रह नहीं। शोधार्थी की पहली विशेषता पूर्वाग्रह नहीं, दूसरी विशेषता बौद्धिक ईमानदारी होनी चाहिए, तीसरी विशेषता खुला मन होना चाहिए, चौथी विशेषता तर्क बुद्धि होनी चाहिए, पांचवी विशेषता चिंतन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। भाई नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। आप देखिए कि आज पिछले 70 सालों में जो पूर्वाग्रह से युक्त शोध हुए, उन्होंने समाज को जोड़ा कि तोड़ा। आप विचार करके देख लीजिए, खुद आप सब प्रबुद्ध हैं। यहाँ प्राध्यापक हैं कि विद्यार्थी? ये कौन लोग हैं? यहाँ टीचर लोग हैं या अपने शोध छात्र हैं? रविंद्र जी सर सभी लोग हैं, सभी लोग हैं, प्राध्यापक भी लोग। ये सब प्राध्यापक। अरे तब तो बहुत काम के हैं। मैं तो सोच रहा था कुछ शोधार्थी भी होंगे। प्राध्यापकों की जिम्मेदारी ऐसी बहुत बड़ी है। पूर्वाग्रह मुक्त वैयक्तिक संस्कारों से मुक्त होना होगा। नहीं होंगे तो ऐसे ही कूड़ा निर्णय देकर चले जाएंगे समाज के लिए, और 100 साल तक समाज भरा बुरा कहता रहेगा। हम प्राध्यापकों को कहेंगे सर वेतन लेकर जिंदा रह के मर गए। ऐसा होना है क्या? नहीं। तो फिर पूर्वाग्रह मुक्त शोध की तरफ बढ़ना। कितने सांप्रदायिक शोध हुए पिछले 70 सालों में। सांप्रदायिक शोधों की बाढ़ आ गई। क्या बाढ़ आ गई? यह देश बुरा, इस देश के रहने वाले लोग बुरे, इस देश में चोरी है, घृणा है, नफरत है, छल है, छद्म है, द्वंद्व है, सब है। दुनिया की, संसार की सारी बुराइयां जैसे भारत से ही उड़कर पूरी दुनिया में पहुंच गई हैं। यही तो शोध 70 साल तक लोग करते रहे। हम बुराइयों के पुंज हैं, हम केवल धोखा देने वाले हैं। अंग्रेजों का आपने प्रेमचंद पढ़ा होगा। प्रेमचंद की एक पंक्ति हम लोग बार बार कोट करते हैं कि अंग्रेजों का खानसामा भी ईमानदार होता है।
मतलब अंग्रेज इतने ईमानदार हैं कि वहां जो झाड़ू लगाता है वो भी ईमानदार हो जाता है, और अगर हम भारतीयों के यहाँ कोई झाड़ू लगा गए तो हम चोर बना देते हैं उसको। यही तो कह रहा है लेखक प्रेमचंद। क्या कहना चाहता? खानसामा भी ईमानदार होता तो बाकी ये सब लोग बेईमान है और धूर्त है। ये प्रभाव है। ये साहित्यकार की कुछ जिदों पर चिंता करनी चाहिए हमें। इसके लिए मार्ग बेकन का चुनेंगे, क्योंकि मुझे बेकन बड़े प्रमाणिक लगते हैं। लगता है बेकन ने बड़े खुले मन से निर्णय दिए, अने बिल्कुल पूर्वाग्रह मुक्त होकर। बेकन ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि व्यक्तिगत संस्कार को छोड़ना पड़ता है शोधार्थी को। व्यक्तिगत संस्कार को छोड़ने का मतलब, जैसे हमने फील्ड वर्क दिया किसी और कहा कि भाई पंत जी पर काम कर लेना, अल्मोड़ा चले जाना, अल्मोड़ा के बगल फलाने गांव चले जाना, ढिकाने गांव चले जाना। अब हम उन गांव में जाएं तो हमें जो आदमी पसंद आए हम उसी से पूछें। प्रश्नोत्तरी बनाए हैं तो अपने, हमें मान लीजिए सुंदर रंग रूप का कोई आदमी हो तो हम उसके पीछे पीछे टहले, भैया उत्तर बता दो। एक दूसरा शोधार्थी ऐसा भी होता है कि मूर्ख ढूंढे ताकि वो पूछे कि तुम ही बता दो क्या टिक कर दें, तो कहेगा ये टिक कर दो, ये निर्णय है, फिर उससे दस्तखत करा लें। या अपनी पसंद के व्यक्ति को, जैसे हमें सर्वहारा पसंद है तो हम केवल सर्वहारा के पास क्वेश्चनायर लेके घूम, सही निर्णय आएगा क्या? वह क्वेश्चनायर सर्वहारा के पास भी जाए, किसान के पास भी जाए, मजदूर के पास भी जाए, गृहस्थ के पास भी जाए, व्यापारियों के पास भी जाए, गांव से बाहर गए हुए लोगों के पास आए तो सही निर्णय आएगा कि एक आदमी से सब क्वेश्चनायर लिखा लोगे तो सही निर्णय आएगा? बेकन यही कहता है भैया पूर्वाग्रह मुक्ति की चिंता करो और अपने व्यक्तिगत संस्कारों से मुक्त हो जाओ, अपनी रुचियों को मत थोपो अपने रिसर्च में। और हम शुरू ही कहां से करते हैं? साहब रिसर्च करना है, कोई लड़का हमारे पास आया कहता है रिसर्च करना है, तो हम उससे पहला सवाल कहते हैं कि यार पसंद क्या है तुम? अरे रुचि से ही तो तुम्हें विमुख करना है। लेकिन हम कहते हैं तुम्हारी रुचि कहाँ है, अपने रुचि के विषय पर कर लो। क्यों अरुचि के विषय पर क्यों नहीं? शोध तो एक पूर्णकालिक काम है 3 साल का। तुम्हारी सुविधा से शोध, ऐसे सुविधा के शोध विषयों को देना नहीं चाहिए। प्रतिबद्धता शोध की एक अन्य महत्वपूर्ण शर्त है। प्रतिबद्धता होनी चाहिए। प्रतिबद्धता माने शोध पूर्ण करने के लिए नहीं, केवल क्वेश्चनायर के लिए नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता शोध के सभी आयामों में होना चाहिए। और इस प्रतिबद्धता की एक बड़ी शर्त यह भी है कि हो सकता है निर्णय हमारे प्रतिकूल है। हमारे मन में है कि अंग्रेज ईमानदार और निर्णय आए क्वेश्चनायर में कि अंग्रेज परम भ्रष्ट। अब लीजिए, तो कैसे स्वीकार करेंगे? अब बताइए कैसे करेंगे? हमने एक मन में कचड़ा पाल रखा है और रिसर्च में उस कचड़े के अलग निर्णय आ रहा है। अब क्या करेंगे? आप बताइए क्या करेंगे? शोधार्थी होते तो क्या करते? यही बेकन कहता है कि बस ये स्थिति आने नहीं देना। जो निर्णय आए उसको, उस निर्णय को अपनी प्रतिबद्धता से जोड़कर नहीं देखना। ये प्रतिबद्धता विचार की होगी, स्वभाव की होगी, संस्कार की होगी, रुचि की होगी, गांव की होगी, गिराव की होगी, नगर की होगी, पुरुष की होगी, स्त्री की होगी, आदि आदि। इसलिए मन खुला रखना, नहीं तो दुर्बलता आएगी। जानते हैं बेकन का शब्द सुन लीजिए। आपको बेकन आप पढ़ेंगे मुझे लगता है बार बार चर्चा करने से। बेकन का मन सुन लीजिए। बेकर कहता है कि विचार क्षेत्र में अपरिवर्तनीयता गधे का गुण है। गधा होना है। अगर आप आइडिया के, आन से दरवाजा बंद करो, अगर आप दरवाजा बंद करो, अगर परिवर्तनीयता नहीं है आपके विचारों में, शोध के क्षेत्र में, तो आप गधे हैं फिर। और फिर आप मनुष्य बस कहने को भर हैं, फिर आप मनुष्य हैं नहीं। और ये केवल बेकन नहीं कर रहा, बेकन से पहले हम न जाने कितनी बार कह चुके हैं यही बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेकन ने हमारे यहां से ही उठाया हो, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते। हम यही तो कह रहे हैं कि अगर आप में परिवर्तनीयता नहीं है, अगर आप जड़ हैं, बदलना नहीं चाहते, आप विषयों को नहीं जानना चाहते, तो आप कौन हैं? शास्त्र कहता है एषाम न विद्याम न तपो न दानम। अब देखिए, एषाम न विद्याम न तपो न दानम।
अज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्तलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। इसी बात को बेकन कहता है कि साहब गधे हो, मृग हो, जानवर हो, पशु हो, हम तो न जाने कब से कह रहे हैं। बेकन ने एक और बड़ी अच्छी बात कही। 7 बजने को है, 1 घंटे का ये विषय रखना था, अभी और किसी दिन मिलकर इसका आगे का विस्तार करेंगे। बेकन की एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात है टॉलरेंस या सहिष्णुता। कोई उल्टा विचार आ जाए तो छोड़ नहीं देना, उसको सहन करने का स्वभाव बनाना। निर्णय तक पहुंचने के लिए विचार सहिष्णुता होनी जरूरी है। दूसरे के मत को प्रथम दृष्टया खारिज करना ठीक नहीं है, विश्लेषण और तर्क के बगैर ठीक नहीं है खारिज करना। परस्पर विरोधी मत वाला भी व्यक्ति मिले तो उससे भी संवाद करना, उसके बौद्धिक कारणों और रूपों को समझना, जल्दबाजी मत करना, उसका परित्याग नहीं कर देना, ऐसा बेकन का एक निर्णय है। कुछ और निर्णय बिना विस्तार के जल्दी जल्दी बताता हूं, ताकि ये शोध संस्कार का जो अनिवार्य शर्तों का प्रकरण आज पूरा हो जाए। एक और बेकन ने कहा कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। चाहे वो सृजनात्मक साहित्य हो, चाहे वो विज्ञान हो, इसी वस्तुनिष्ठता से मौलिकता आती है। लोग पूछते हैं, आप में से कई लोग खुद ही पूछेंगे अभी एक दूसरे से सवाल कि साहब मौलिकता किसको कहते हैं, ये मौलिकता क्या है? ऑब्जेक्टिविटी से जो आता है उसी को मौलिकता कहते हैं। वस्तुओं को देखकर जो तुमने अनुभव किया और ऐसा अनुभव दूसरे ने पहले जो किया उससे अगर अलग तुम्हें कुछ दिखा तो आप देखिए कि एनर्जी पर जब से दुनिया है तब से काम हो रहा है कि नहीं? ऊर्जा पर कितना काम? ऊर्जा पर काम ये कि पहले ऊर्जा के 5 रूप, यही तो तुलसी ने लिखा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 ऊर्जा के रूप। वैज्ञानिक और आगे बढ़े तो कहे नहीं साहब ब्लैक होल भी है ऊर्जा का रूप। ये जितनी दुनिया की ऊर्जा है अगर इनसे बहुत घनत्व में बांध दें तो ये छोटी गेंद की तरह हो जाएगी। ऐसी ही छोटी गेंद और होल से पूरी दुनिया पैदा है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी देखिए, आज तक काम हो रहा है, निर्णय पर पहुंचे। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ये वस्तुनिष्ठता कैसे आएगी? बौद्धिक ईमानदारी से आएगी, पूर्वाग्रहहीनता से आएगी, तर्कपूर्ण प्रमाणन से आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। तर्कपूर्ण प्रमाणन, सर्टिफिकेशन, भावना का सर्टिफिकेशन नहीं कि फलना बड़ा अच्छा है, उसने जो कह दिया बस वो सही, और तर्क ना हो। रैदास जी बैठे थे काशी, एक महिला गंगा नहाने गई तो उसका कंगन खो गया वहां। तो लोगों ने कहा, वहां के पंडों ने, कि अब तो नहीं मिलेगा। कहा नहीं, कैसे नहीं मिलेगा? तो कहा चले जाओ, रैदास शायद बता दे। अब देखिए, अब ये भावना का विषय हो सकता है, लेकिन शोधार्थी इसमें तर्क कैसे ढूंढेगा? तर्कपूर्ण प्रमाणन। गई महिला रैदास के पास, कही कि साहब कंगन खो गया है। कहा तब नहीं मिलेगा तो घर नहीं जाऊंगी, गंगा में कूद कर प्राणांत कर दूंगी। अब देखिए, कथा का मर्म समझना चाहिए, केवल सवाल उठाना नहीं कि कठौती में कैसे मिल गया गंगा का कंगन उस महिला का, ये नहीं। आप भाव समझिए। महिला कह रही है कि अगर कंगन नहीं मिला तो जीवित नहीं रहूंगी, स्नान करने आई हूं, बिना कंगन के घर लौटेंगी तो प्राण नहीं बचेंगे, इसलिए मैं स्वतः गंगा में कूदकर प्राण समाप्त कर लूंगी। कथा का विषय समझिए आप। तो रैदास ने अपनी कठौती में, जिसमें जूता चप्पल धोते थे, हाथ डाला और कंगन निकाल के दे दिया। कहा यही कंगन है? कहा साहब यही कंगन। अब तर्कपूर्ण प्रमाणन समझिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब संदर्भ समझिए, तर्कपूर्ण प्रमाणन की प्रवृत्ति समझिए। रैदास को इस आधार पर फर्जी सिद्ध करना या उस महिला के प्राण रक्षा की दृष्टि से एक भावनात्मक तर्क का सहारा लेना, ये तो शोधार्थी तय करेगा ना। लेकिन नहीं, बहुत अजीब अजीब तय किया लोगों ने, अजीब अजीब चीजें। तो अर्थ का अनुसंधान नहीं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, हमने पढ़ लिया, अब हम तुम हमको चाहे जितना बताओ हम सुनबे नहीं करें।
हम अपना अर्थ निकालेंगे, क्या करोगे? ये तर्कपूर्ण प्रमाण नहीं है, ठीक नहीं। तर्क होना चाहिए। भगवान राम प्रार्थना कर रहे हैं, समुद्र से रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। नहीं रास्ता दो दो, क्या तुमको सुखा देंगे? सुखा तो नहीं देते, लेकिन यहां तर्क काम आता है कि साहब क्रोध तो विनय के बाद। विनय न मानत जलधि निधि, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बिनु भय होय न प्रीत। अब लीजिए, तर्क पूर्ण प्रमाणन बहुत बड़ी शर्त है। साहित्य हो चाहे सोशल साइंस हो, बेकन इस पर बड़ा जोर देता है। कहता है वस्तुनिष्ठ प्रमाणन हो और तर्कपूर्ण प्रमाणन हो। और ये कैसे आएंगे? हवा से आएंगे? मेरे बताने से आ जाएंगे क्या? या तुम शोध छात्र के शोध निर्देशक हो, तुम्हारे बताने से आ जाएंगे? नहीं, दोनों के बताने से नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? अध्यवसाय से आएंगे, श्रवण से आएंगे, मनन से आएंगे, निधिध्यासन से आएंगे, ध्यान से आएंगे, धारणा से आएंगे, समाधि से आएंगे। मार्ग तय है, इस मार्ग को खोजने की आवश्यकता नहीं है, मार्ग तय है। श्रवण करो, विषयों का श्रवण करो, पुस्तकों को पढ़ो, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, ध्यान लगाओ, धारणा धारण करो, तो आएगा। यह है शोध का मार्ग। सुबह 9 बजे उठने से शोध कार्य नहीं पूरा, रात्रि में 3 बजे तक जगने से शोध नहीं पूरा हो। शारीरिक और बौद्धिक कार्य करते हुए अध्यवसाय और कर्तव्य बोध से यह पूरा होगा, स्मरण शक्ति के बढ़ने से यह पूरा होगा। ऐसा बेकन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा है स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए तब शोध करोगे। कल की बात आज भूल गए। आज हमने बताया कि बेकन ये कहता है और कल के लेक्चर में सब भूल जाओ। तो ऐसी स्मरण शक्ति भी शोधार्थी की विशेषता है। आप नहीं कर पाएंगे, अगर आपके पास स्मरण शक्ति नहीं है तो नहीं कर पाएंगे शोध। आप अनर्ह हैं, अयोग्य हैं शोध के लिए, और इस बात को जानना और समझना चाहिए। शोध कार्य के लिए बेकन की एक और शर्त की चर्चा जरूरी है। यह चर्चा है कि पूर्व ज्ञान भी होना चाहिए। किसी विषय पर काम करने के लिए आगे बढ़े तो वहीं से शुरू कर दोगे क्या? अरे कुछ अला भला करोगे विषय का, कुछ पूर्व चिंतन करोगे, कुछ पूर्व ज्ञान करोगे, कुछ पूर्वाध्ययन पर फोकस करोगे। क्या काम हुआ है क्या नहीं है, यह शोध की शर्त है। खैर इस बात को हम लोग विद्यार्थियों को बताते हैं। एक और बड़ी विशेषता है, और वो विशेषता है, उस विशेषता के केंद्र में आप लोग भी हैं। आप सब प्राध्यापक हैं, भी बताया लोगों ने। बेकन ने एक आपके पक्ष में भी बात कही है, और बेकन ने कहा है, बेकन भी नहीं कह रहा, भारत न जाने कब से कह रहा है, गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। सूफी संत भी यही कहते हैं, वेद भी यही कहते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं वर्षितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। बेकन कहता है यह भी शोध की शर्त है। लाइक है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये भी शोध की शर्त है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बेकन कहते हैं। निर्देशक के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति भी होनी चाहिए, लेकिन है नहीं हमारे शोध छात्रों। वो अपने को ज्ञानी और अपने शोध निर्देशक को परम अज्ञानी और जड़ मानते हैं, और सोचते हैं उसको कुछ आता ही नहीं है। बढ़िया अयोग्य आदमी के साथ काम मिला है वो तो सब, और होता भी है। एक विद्यार्थी बता रहा था कि हमने अपना शोध पूरा किया और अपने गाइड को दे के आए। गाइड ने कहा कि अलमारी में रख दो। कहा कि फिर 15 दिन बाद गए और पूछा गाइड से कि सर देख लिया? तो उसने कहा, गाइड ने कभी कहाँ देख पाए, टाइम नहीं मिला है। तो कहा कि फिर 15 दिन बाद गए। तो कहा जब पिछली 15 दिन बाद गए थे तो वो किताबें वहीं रखी थी जहां रख के आए थे। फिर जब अगले 15 दिन बाद गए तो फिर गाइड से पूछा कि सर अब हो गया? तो गाइड ने कहा कि हाँ सब फर्जी लिखे हो, सब गलत लिखे हो, चलो कोई बात नहीं निकालो। तो कहा शोध छात्र ने कि जब मैंने वहां से अपना वो शोध कार्य निकाला तो जैसा मैं रख के गया था वो ऐसा ही रखा था। ये बिल्कुल प्रमाणित था कि हमारे गाइड ने एक लाइन नहीं पढ़ी और हवा में ही हमें कुछ उपदेश दे दिए। ऐसे
निर्देशक के प्रति मनोवृत्ति कैसे अच्छी होगी। इसलिए ऐसा शोध निर्देशक भी नहीं बनना। शोध निर्देशक के प्रति मनोवृत्ति का अच्छा होना जरूरी है, बौद्धिक ईमानदारी जरूरी है। निर्देशक से मतांतर हो सकता है, मतांतर होने में बुराई नहीं है। आप कुछ और सोचते हैं, लेकिन हम अपनी बात तर्क से कहें, प्रमाणों पर आधारित मतांतर होना चाहिए तो चलेगा। प्रमाणों के, निर्देशक के किन्हीं बातों के खंडन का प्रामाणिक तरीका अगर आप अपनाते हैं तो चलेगा, ऐसा बुरा नहीं है। लेकिन अंधश्रद्धा से निर्देशक की बातों को स्वीकार कर लेना बुरा है। और ये सब करते हुए निर्देशक के प्रति श्रद्धावान और सद्भाव वाला होना भी जरूरी है। उसके विचार गड़बड़ हो गए तो क्या वो श्रद्धा का भाजन नहीं रहा? क्या हो सकता है कोई गलत बात बता दे, उसका निर्णय है तो उसका तर्क से खंडन होना चाहिए, न कि अश्रद्धा भाव का जन्म होना चाहिए और अंधश्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर भगवान बुद्ध का मार्ग है मध्यम मार्ग। ये मध्यम मार्ग से ही शोध का कार्य पूरा होता है। ऐसा बेकन और एक बुडापेस्ट विश्वविद्यालय है। ऐसे बुडापेस्ट विश्वविद्यालय में स्टेलजेर महोदय हैं। एक स्टेलजेर ने भी लगभग यही बातें अपने निष्कर्षों में निकाली हैं। आप जो लोग एजुकेशन के विद्यार्थी होंगे वो लोग, मैंने एल.एफ. व्हिटनी का नाम लिया था, चाहे वो एल.एफ. व्हिटनी हो, चाहे वो बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के स्टेलजेर हो और या फिर बेकन ही क्यों ना हो, ये लोग इन्हीं बातों को अलग अपने अंग्रेजी के शब्दों में कहते हुए इन्हीं बातों की चर्चा, इन्हीं गुणों की चर्चा। यद्यपि बहुत, अब मैंने एफ.एल. व्हिटनी का नाम लिया है तो 2 लाइन बता ही दूं। एफ.एल. व्हिटनी ने जब लिस्ट बनाई गुणों की तो 70 गुणों की सूची बनाई थी। समझ लीजिए 70 गुण कहा होने चाहिए रिसर्चर में, तो रिसर्च अच्छी नहीं तो बुरी। एक नाम मैंने लिया था बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के स्टेलजेर ने। स्टेलजेर ने कहा 8 गुण होने चाहिए। छोटे संख्या कम है इसलिए दोहरा देता हूं। तत्परता होना चाहिए, खुला मन होना चाहिए, दृष्टि की विशालता होनी चाहिए, कल्पना शक्ति होनी चाहिए, निर्णय क्षमता होनी चाहिए, विषय का सांकेतिक ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, जिम्मेदारी होना चाहिए। एक कप चाय, जिम्मेदारी होना चाहिए। ऐसे 8 गुण होने चाहिए। एल.एफ. व्हिटनी ने कहा 70 गुण होने चाहिए, आदि आदि। खैर, हम इन गुणों की और विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे। आज इस कार्यक्रम में अपने को स्मरण करने के लिए श्रीमान शैलेंद्र जी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने कि पहाड़ के, आप शिक्षकों, अधिकांश लोग पहाड़ के होंगे, ऐसे पहाड़ के शिक्षकों के साथ संवाद का अवसर दिया। आप